नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारी पीटीटी 2022 की क्लास के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक पूरा हो गया था। आज से हम वैदिक सभ्यता को शुरू करेंगे। आज हमारा वैदिक सभ्यता का पार्ट फर्स्ट है। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीटी 2022 की व्यवस्थित तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो आपको सबसे पहले सूचित किया जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। आपका वैदिक सभ्यता का पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अ, उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति। ब, निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति। स, वेद का ज्ञान। द, वैदिक साहित्य। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो वैदिक सभ्यता का जो उल्लेख है वो वेदों में मिलता है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। दोस्तों, वैदिक सभ्यता भारत की पहली ग्रामीण सभ्यता है। वेदों में वैदिक सभ्यता के संस्थापकों को आर्य कहा जाता है, यानी वैदिक सभ्यता के जो निर्माता है उन्हें आर्य कहा जाता है। दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, यानी उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति। तो आपको समझ में आया होगा। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अ, उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है, आर्यों का मूल स्थान कौन सा था? दोस्तों, इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्य तिब्बत से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं। जर्मनी के मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं। दोस्तों, जर्मनी के मैक्स मूलर का मत सर्वाधिक ऑथेंटिक माना जाता है, सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। तो आपका राइट आंसर स ऑप्शन हो जाएगा। आर्यों का मूल स्थान कौन सा था? तो दोस्तों, आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। ये सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा स, मध्य एशिया। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो जाएगा ऋग्वैदिक काल और एक हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। इस प्रकार वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल का जो समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ये ऋग्वैदिक काल का समय है। जबकि उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ये उत्तर वैदिक काल का समय है। दोस्तों, वैदिक सभ्यता का जो पूरा समय काल है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो इस प्रकार वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। तो आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स, दो। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। इस प्रकार वेदों की संख्या 4 है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब, 4। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, सबसे पुराना वेद कौन सा है? अ, ऋग्वेद, ब, यजुर्वेद, स, सामवेद, द, अथर्ववेद। दोस्तों, ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल के अंदर की गई थी, जबकि बाकी तीनों वेद हैं उनकी रचना उत्तर वैदिक काल के अंदर की गई थी। तो इस प्रकार सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अ, ऋग्वेद। दोस्तों, ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद में सामवेद और सामवेद के बाद में अथर्ववेद की रचना की गई थी। तो आपको
ये चीज़ें समझ में आई होगी। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितने मंडल है? दोस्तों, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, जिनमें से 9वां, पहला और 10वां मंडल सबसे नया मंडल कहलाता है, जबकि 2 से लेकर 8 तक के जो मंडल है वो सबसे प्राचीन मंडल कहलाते हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो आपका द ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। दोस्तों, गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो ऋग्वेद के अंदर किया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। दोस्तों, गायत्री मंत्र सविता नामक देवता को समर्पित है और ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस प्रकार गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के अंदर किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद में। चलते हैं आगे। 8वां क्वेश्चन, चौथा मंडल किससे संबंधित है? अ वर्ण से, ब कृषि से, स सोम का उल्लेख किया गया है, द अग्नि देवता का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो दोस्तों, आदि मानव का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद था। दोस्तों, ऋग्वेद के अंदर कुल 10 मंडल है, जिसमें से 10वां मंडल है उसके अंदर एक सूक्त मिलता है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। दोस्तों, इस 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर ही चतुष्वर्णीय समाज की बात कही गई है, यानी समाज को 4 वर्णों में बांटने की बात पुरुष सूक्त के अंदर की गई है। इसके अलावा दोस्तों, ऋग्वेद के अंदर अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ, इस प्रकार का जो ये श्लोक है उसका भी उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के पहले मंडल के अंदर अग्नि देवता का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, ऋग्वेद के चौथे मंडल के अंदर कृषि से संबंधित उल्लेख मिलता है। तो आपको ये सारे चीज समझ में आई होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा चौथे मंडल के अंदर कृषि से संबंधित उल्लेख मिलता है। सोम का उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है, अग्नि देवता का उल्लेख पहले मंडल में मिलता है, और वर्ण से संबंधित जो उल्लेख है वो 10वें मंडल का एक सूक्त है, पुरुष सूक्त, उसके अंदर मिलता है। तो आपको सब चीजें क्लियर हुई होगी। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? दोस्तों, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या है 10,562। उसके अलावा यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या है 1875। सामवेद में मंत्रों की संख्या है 75 और अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या है 5,849। दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको चारों वेदों में मंत्रों की संख्या है वो बता दी है। दोस्तों, आपको ये संख्या याद करनी जरूरी नहीं है, लेकिन आप ये याद कर लेना कि सबसे ज़्यादा जो मंत्र है वो ऋग्वेद के अंदर है और सबसे कम जो मंत्र है वो सामवेद के अंदर है। तो आप ये याद कर लेना। तो आपके 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द 10,562। तो आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? दोस्तों, ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है, जिनके अंदर अलग अलग चीज़ों का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद के अंदर यज्ञ और हवन से संबंधित क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। सामवेद की बात करें तो दोस्तों, सामवेद के अंदर संगीत से संबंधित क्रियाओं का उल्लेख किया गया है। सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। दोस्तों, सामवेद सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद कहलाता है। इसके अलावा अथर्ववेद की बात करें तो दोस्तों, अथर्ववेद में मूल रूप से जादू, टोना, टोटका, इस प्रकार की चीज़ें ही आती है।
दोस्तों अथर्ववेद के अंदर केवल कर्मकांड ही आता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा स सामवेद। उसके बाद में 11वां क्वेश्चन, ऋग्वेद का पुरोहित कहलाता है? अ अथर्वयु, ब होता या फिर होत्र, स उद्गाता, द ब्रह्मा या फिर ब्राह्मण। दोस्तों यजुर्वेद का पुरोहित अथर्वयु कहलाता है। ऋग्वेद का पुरोहित है उसे होता या फिर होत्र कहते हैं। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते हैं और अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा या फिर ब्राह्मण कहलाता है। तो ऋग्वेद का पुरोहित होता या फिर होत्र हो गया। तो आपका ब ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन, वनों में रहकर जिन ग्रंथों की रचना की गई वह ग्रंथ कहलाते हैं? अ श्रुति, ब अरण्यक, स स्मृतियां, द ब्राह्मण। दोस्तों वनों में रहकर जिन ग्रंथों की रचना की गई वह ग्रंथ अरण्यक कहलाते हैं। तो आपका ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा श्रुति की बात करें तो वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर सुनकर स्थानांतरित किया जाता था। तो वेदों को श्रुति कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों स्मृतियों की बात करें तो वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में याद करके स्थानांतरित किया जाता था। तो वेदों को स्मृति भी कहा जाता था। इसके अलावा ब्राह्मण की बात करें तो वेदों की विशेष व्याख्या करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते थे। दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ, हवन, कर्मकांड इत्यादि चीज़ों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों आपके 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ब अरण्यक। वनों में रहकर जिन ग्रंथों की रचना की गई वह ग्रंथ अरण्यक कहलाते थे। चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य पेड़ के पास बैठने को संदर्भित करता है? ए वेदांग, बी उपनिषद या फिर वेदांत, सी आरण्यक, डी ब्राह्मण ग्रंथ। दोस्तों मैंने आपको आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बता दिया है। अब उपनिषद की बात करें तो दोस्तों गुरु के समीप ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यानपूर्वक बैठना उपनिषद कहलाता है। तो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य पेड़ के पास बैठने को संदर्भित करता है? तो दोस्तों ये उपनिषद ही कहलाता है, क्योंकि उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यानपूर्वक बैठना। तो आपके 13वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी उपनिषद, या फिर दोस्तों इसे वेदांत भी कहते हैं। उसके बाद में वेदांत की बात करें तो दोस्तों संपूर्ण वेदों को वेद रूपी पुरुष माना गया है। यानी जिस प्रकार से एक पुरुष के शरीर में 6 अंग होते हैं उसी प्रकार 6 वेदांग माने गए हैं। यानी वेदांग की संख्या 6 है। दोस्तों वेदांग में वेद रूपी पुरुष के मुख को व्याकरण कहा गया है। वेद रूपी पुरुष के नाक को शिक्षा कहा गया है। वेद रूपी कान को निरुक्तक कहा गया है। हाथ को कल्प कहा गया है और पैर को छंद कहा गया है। इसके अलावा दोस्तों आंख को ज्योतिष कहा गया है। इस प्रकार दोस्तों ये 6 वेदांग हो गए। यानी वेदांग की संख्या 6 है जो मैंने आपको अभी बताई थी। तो आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन है, आश्रम कितने होते हैं? अ 4, ब 5, स 3, द 2। दोस्तों आश्रम 4 होते हैं। पहला होता है ब्रह्मचार्य या फिर बालश्रम आश्रम। इसकी ड्यूरेशन 0 से लेकर 25 वर्ष की होती है। दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम। इसकी ड्यूरेशन 26 से लेकर 50 वर्ष तक होती है। तीसरा होता है वानप्रस्थ आश्रम। इसकी ड्यूरेशन 51 से लेकर 75 वर्ष तक होती है। दोस्तों वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथ आरण्यक कहलाते हैं। यानी दोस्तों वनों में रहकर जिन ग्रंथों की रचना की गई वह ग्रंथ आरण्यक कहलाते हैं। उसके बाद में दोस्तों चौथा जो आश्रम है
वो है संन्यास आश्रम। इसकी ड्यूरेशन 76 से लेकर 100 वर्ष तक होती है। इस प्रकार दोस्तों आश्रम 4 होते हैं। तो आपके 14वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए 4। उसके बाद में 15वां क्वेश्चन है, आयुर्वेद की रचना किसने की थी? दोस्तों जिस प्रकार 4 वेद होते हैं उसी प्रकार चारों वेदों के एक एक उपवेद भी होता है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है और अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। इस प्रकार दोस्तों चारों वेदों के 4 उपवेद हो गए। दोस्तों बात करें तो आयुर्वेद की रचना धन्वंतरि ने की थी, धनुर्वेद की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी, गंधर्ववेद की रचना भरत मुनि के द्वारा की गई थी और शिल्प वेद की रचना विश्वकर्मा के द्वारा की गई थी। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको चारों जो उपवेद है उनकी रचना किसने की थी वो आपको बता दिया है। तो आपका क्वेश्चन है, आयुर्वेद की रचना किसने की थी? दोस्तों धन्वंतरि ने आयुर्वेद की रचना की थी। तो आंसर हो जाएगा ब धन्वंतरि। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना तथा पीटीटी से संबंधित हर प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।